start our session for MA ठीक Public है, मैं कॉल करता Administration हूँ आपको। Semester 1 जी और ये हमारी तीसरी क्लास है ना? तो हम जी। पिछले कुछ दिनों से MA Public Administration स्नातकोत्तर लोक प्रशासन के लिए हम यहाँ पे चर्चा के लिए एकत्रित है ना? तो हम शुरू करते हैं देखिए सेमेस्टर 1 का जो पहला पेपर है अपना अ, सेमेस्टर 1 का जो पहला पेपर है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है ना? और 5 यूनिट में से हमने पहला यूनिट शुरू किया था, जो कि इसका जो है प्रस्ताविक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन। हमने शुरुआत की थी यूनिट नंबर 1 से और पहली क्लास में हमने किया था मीनिंग, स्कोप, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना? ध्यान दीजिए पहली क्लास के अंदर जो कि लोक प्रशासन के लिए परिचयात्मक क्लास थी जिसमें प्रस्तावना थी, बैकग्राउंड दिया गया था कि लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी व्याप्ति क्या है और इसका क्या महत्व है। ये हमने पहली कक्षा के अंदर हमने बात की थी। कल हमने बात की थी वुड्रो विल्सन जिन्हें लोक प्रशासन का जनक माना जाता है ना? और सविस्तार हमने उस विषय में बात की थी and hopefully you people remember a lots of things from that discussion about Woodrow Wilson. Now today आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के अगले अध्याय की जो कि इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस। देखिए पहला यूनिट जो है यह लोक प्रशासन का एमए का स्नातकोत्तर का पहले प्रश्न पत्र का पहला यूनिट है। तो यह अपने आप में ही परिचयात्मक है। इसमें लोक प्रशासन से लेकर जो सतही जानकारी है, जो मूलभूत जानकारी है, सतही नहीं जो मूलभूत जानकारी है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो इसकी शुरुआत हमने की कि लोक प्रशासन से हमारा क्या तात्पर्य है ना? और हमने कहा लोक प्लस प्रशासन इज इक्वल टू लोक प्रशासन। जनता के लिए जो समर्पित शासन किया जाता है उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। उसी के साथ हमने बात की थी कि लोक प्रशासन का जो है प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है इसका। तो हमने बात की थी कि लोक प्रशासन की प्रकृति कुछ कहते हैं कि एकीकृत है, कुछ कहते हैं कि संबंधात्मक है। तो इस विषय पे हमने एक विस्तृत चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने वुड्रो विल्सन पे चर्चा की थी। वुड्रो विल्सन जिन्हें लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है ना? तो वुड्रो विल्सन संबंधी जो चर्चा थी, वुड्रो विल्सन के हिसाब से लोक प्रशासन कैसा होना चाहिए या लोक प्रशासन की क्या-क्या विशेषताएं होती है, ये हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा। अब आज का विषय है हमारा यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम टॉपिक नंबर 1 अर्थ, क्षेत्र, व्याप्ति और महत्व कर चुके हैं। हमने वुड्रो विल्सन कर लिया है 2 टॉपिक। अब आज हम चर्चा करने वाले हैं तीसरे सब टॉपिक का जो कि इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, यानी लोक प्रशासन विषय का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट कैसे हुआ और आज उसकी क्या स्थिति है ना? तो जब हम कहते हैं कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, तब हम उससे संबंधित अनेक चरणों के बारे में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड एज अ सब्जेक्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वुड्रो विल्सन। तो और आज उसकी क्या स्थिति है, तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नव लोक प्रशासन की। सो होपफुली अब आप क्लियर हैं कि आज की कक्षा में हम क्या बात करने वाले हैं। आज की कक्षा में हम यूनिट नंबर 1 का थर्ड सब टॉपिक और फोर्थ सब टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस। इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन, इवोल्यूशन यानी विकास, इवोल्यूशन यानी विकास या डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी ये जो हमारा विषय है लोक प्रशासन, इसका विकास कैसे हुआ। तो जैसे कि हमने चर्चा की थी, वुड्रो विल्सन को पहली बार लोक प्रशासन को एक विषय या जिसके बारे में पढ़ाई की जानी चाहिए, जिसे दूसरों को पढ़ाना चाहिए, हिसाब से वुड्रो विल्सन ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था, है ना? तो अब वुड्रो विल्सन जो थे विद्वान, जो विचारक, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया विषय को, लेकिन काम यही खत्म नहीं हुआ था। ये लोक प्रशासन विषय जो है, जब इसका अध्ययन करना शुरू किया गया, तो एक के बाद एक अनेक चरणों में इसका विकास जो है हम देख सकते हैं ना? तो अगर हम बात करें लोक प्रशासन विषय की, हमारे अभ्यासक्रम में या लोक प्रशासन विषय का जो है वो विकास कैसे हुआ राजनीति में या सैद्धांतिक राजनीति में, तो इससे हम 6 चरणों में बांट सकते हैं, है ना? तो इस देखिए आप, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये क्वेश्चन एक फ्रेम
किया जाता है और इसके विभिन्न चरणों को अगर जो प्रश्न पत्रिका बनाने वाले हैं वो अगर एक जगह ये चीज़ फ्रेम करते हैं, तो एक 20 मार्क का एक क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने आपका सिलेबस देखा यस्टरडे ओनली आई टोल्ड यू कि द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ राइट टर्म इज take the printout of your syllabus. Okay, so your syllabus is having a lots of other information that every unit is there for 10 marks only, है ना? Every unit is there for 10 marks because the classification of marks is 60 plus 40. So 40 is there for internal assessment and 60 is there for your theory. So accordingly, we are having 6 subtopics in our semester one, all the papers. So you need to discuss this thing with your teachers, with your senior, with your guides ki how we are going to commence this exam. Okay, तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, पहला चरण वुड्रो विल्सन ने जब अपने आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार जो है लोक प्रशासन को एक नए विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके बाद इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और इसमें बहुत सारी उथल पुथल रही और उतार चढ़ाव और उथल पुथल के आधार पर इसे मोटे तौर पे 6 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण जो था वो था 1887 से 1926 का। देखिए, तो पहला ये जो चरण है ये था राजनीति प्रशासन द्वैत भाव। देखिए, हो सकता है कहते ही आपको याद ना हो, लेकिन पहला जो चरण था वह था राजनीति प्रशासन द्वैत भाव। अब द्वैत भाव यानी दो भाव, द्वैत भाव यानी दो भाव कि राजनीति और प्रशासन इन दोनों को हमेशा अलग अलग रखा जाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आपको याद होगा कि यह विचार जो थे वह वुड्रो विल्सन के विचार थे, है ना? तो ये लोक प्रशासन जब इंट्रोड्यूस हुआ एक विषय के हिसाब से, तो पहले चरण में वुड्रो विल्सन जो थे उनसे सभी प्रभावित थे और वुड्रो विल्सन की जो विचारधारा थी उससे सब सहमत भी थे और ये जो सहमति है ये लगभग चली 1887 से 1926 तक। यानी देखिए, हम गिन सकते हैं 86 से 96, 96 से 6, 6 से 16, 16 से 26, मतलब लगभग 40 साल के लिए वुड्रो विल्सन का जो है वह विचारधारा सभी को मान्य थी, जिसमें उनका कहना था कि राजनीति यानी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए और दोनों को जो है अलग अलग रख के उसके बारे में डील किया जाना चाहिए, है ना? तो इसका हेडिंग क्या है प्रथम चरण का? राजनीति और प्रशासन द्वैत भाव। और इसका शॉर्टेस्ट कट यही है कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग रखा जाना चाहिए, है ना? तो शुरुआत के 40 साल में लोक प्रशासन विषय कहता था कि राजनीति और प्रशासन एकदम अलग अलग चीज है ना? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ और विद्वान जो है वो इस क्षेत्र में आए, कुछ और विद्वान आए और उन्होंने इस बात पे सोचा कि अरे, राजनीति और प्रशासन को ठीक है अलग अलग रख सकते हैं, है ना? तो पहले वाले कालखंड जो कि 40 साल ये आइडियोलॉजी चली कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग रखना चाहिए, वो इस बात से पूरी तरह सहमत थे। लेकिन अब उन्होंने एक नई बात अपनी तरफ से जोड़ी, है ना? 40 साल के बाद a group of scholars they came forth, they were agreed with the prior 40 years conclusion कि राजनीति means politics and administration needs to be kept separately। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब उनके पास एक नई विचारधारा थी, तो आने वाले अगले 10 साल तक एक कॉम्बिनेशन रहा कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग रखना ठीक है, लेकिन प्रशासन जो है वो सिद्धांतों से ही चलाया जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं अलग तरह का प्रशासन चलाऊंगा, कल अलग रहेगा और परसों अलग रहेगी प्रशासनिक व्यवस्था। तो एक छोटे कालखंड में कभी भी जो है बदलती हुई प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह उपयोगी नहीं हो सकती है। तो इन विद्वानों का कहना था कि प्रशासन जो है वो सिद्धांतों के हिसाब से चलाया जाना चाहिए। एक बार अगर आपने एक फॉर्मेट सेट कर लिया और अगर उससे आप सफल हो रहे हैं, तो प्रशासन जो है वो सिद्धांतों के हिसाब से चलाया जाना चाहिए, है ना? तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि शुरुआत के जो 40 साल थे वो वुड्रो विल्सन के विचारों से प्रभावित थे, जिसमें प्रशासन और राजनीति को अलग अलग रखने में सभी सहमत थे, है ना? लोक प्रशासन में। लेकिन अगले और जो 10 साल थे, आने वाले जो 10 साल थे, वो दूसरे चरण था। वो इस लोक प्रशासन विषय का कैसे विकास हुआ उसका दूसरा चरण था। इसमें ना केवल विद्वान ये मानने को तैयार थे कि ठीक है प्रशासन और राजनीति अलग अलग रखेंगे, पर अब उन्होंने अपनी तरफ से एक नई बात रखी जो कि उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बिल्कुल बराबर है। और वो क्या बात थी कि प्रशासन और राजनीति अलग रखिए,
लेकिन प्रशासन जो है वो सिद्धांतों से ही चलाया जा सकता है ना। सिद्धांत देखिए, प्रशासन के विभिन्न प्रकार हमें पता है, जैसे राजतंत्र, जैसे तानाशाही, है ना, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तो एज वी पीपल आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, सो वी नो कि डेमोक्रेसी इज डिपेंड ऑन अ वैरायटी ऑफ थ्योरीज। बहुत सारी थ्योरी होती है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन, है ना। इसमें सामान्य जनता के जो विचार है उसका बहुत महत्व रहता है। तो इस हिसाब से प्रशासन जो है वो सिद्धांतों के ऊपर चलाया जाना चाहिए। राजतंत्र के जो सिद्धांत है उसमें राजा सर्वोपरि होता है। तानाशाही या डिक्टेटर के जो सिद्धांत होते हैं उसमें तानाशाह सर्वोपरि होता है। लेकिन प्रजातंत्र की अगर बात की जाए तो प्रजातंत्र अनेक मूल्यों और सिद्धांतों पे आधारित है, जिसमें मानवीयता सर्वोपरि है ना। तो शुरू के 40 साल वुड्रो विल्सन के, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन को अलग रखिए। हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 40 साल के बाद विद्वानों का एक समूह इमर्ज हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ राजनीति और प्रशासन को अलग अलग रखना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रशासन जो है वो सिद्धांतों के हिसाब से चलाया जाना चाहिए। तो अब कुल कितने साल हो गए? 40 प्लस 10, 50 साल। तो 40 साल का पहला चरण था वुड्रो विल्सन से प्रभावित, और आने वाले अगले 10 साल जो थे, अगले 10 साल का जो चरण था वह था प्रशासन के सिद्धांतों का साल। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब आगे 10 साल में और बहुत कुछ बदलने वाला था। अब क्या बदलने वाला था कि ये जो दो बातें हैं कि राजनीति और प्रशासन को अलग रखिए, प्रशासन सिद्धांतों पे आधारित होना चाहिए, है ना। तो अब सभी जो विद्वान थे वो इस बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हम मान के नहीं चले थे, और वैसा ही हुआ। बहुत से लोगों ने इन बातों की आलोचना की कि आप एक तो लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं, है ना, ऊपर से आप कह रहे हैं कि राजनीति और प्रशासन को अलग रखिए, ना केवल अलग रखिए बल्कि आप प्रशासन को सिद्धांतों से चलाने की भी बात कर रहे हैं। तो इन 10 सालों में, अगले 10 सालों में, जो कि लोक प्रशासन विषय के डेवलपमेंट का तीसरा चरण था, ये चुनौतियों और आलोचनाओं का काल था। अनेक विद्वानों के नाम हम हमारे टेक्स्ट में देखेंगे जिन्होंने बताया कि ये लोक प्रशासन जो है वो सिद्धांतों से नहीं चलाया जा सकता, है ना। एक सीमित संख्या में अगर लोग हैं जिन्हें शासित करना है तो ये सिद्धांतों की बात ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या वाले देश में ये लोक प्रशासन, सिद्धांत, मूल्य, ये सब जो है वो सादी बातें, इससे आप प्रशासन नहीं चला सकते। ओके, अब देखिए ये था तीसरा चरण। पहला चरण 40 सालों का, जो कि वुड्रो विल्सन से प्रभावित था। दूसरा चरण 10 सालों का, जिसमें वुड्रो विल्सन की बात मानने को तैयार थे, लेकिन प्रशासन के साथ सिद्धांतों को भी ऐड किया गया। अब ये तीसरा चरण था जो कि चुनौतियों का काल था, आलोचनाओं का काल था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम चरण 40 साल का, दूसरा चरण 10 साल का, और तीसरा चरण भी 10 साल का था जिसमें चुनौतियां थी। अब देखते हैं आगे वाले आने वाले 20 से 30 साल। तो जब चुनौतियां और आलोचनाएं आने लगी, तो एक उन 50 साल के बाद में एक समय ऐसा आया कि ऐसे लगने लगा कि लोक प्रशासन की पढ़ाई की जानी चाहिए, या इसकी पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को समझाने से कोई मतलब ही नहीं है कि भाई लोक प्रशासन क्यों आवश्यक है, हमें इसकी चर्चा क्यों करनी चाहिए, है ना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है वो लोक प्रशासन का अभ्यास कितना जरूरी है। तो आने वाले, देखिए आने वाले लगभग 25 साल जो है लोक प्रशासन के लिए संकटावस्था थी, है ना। तो 3 स्टेज तो लोक प्रशासन के हम विकास के देखते हैं, पर अगले 20 से 30 साल इट वाज लाइक अ drop, it was like a decline, it was like a setback for public administration as a subject। एक विषय के रूप में इसके अस्तित्व के ऊपर जो है संकट आने लगे। आने वाले 20 से 30 साल लोग जो है चारों तरफ से लोक प्रशासन विषय की आलोचनाएं करने लगे, है ना। तो होपफुली आप समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की, हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन का विकास एक विषय के रूप में कैसे हुआ। पहला विकास का चरण वुड्रो विल्सन के सानिध्य में 40 साल के लिए, आने वाले 10 साल की प्रशासन के साथ साथ सिद्धांत भी चाहिए। उसके बाद के 10 साल लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि सिर्फ सिद्धांतों से काम नहीं चलता है, लोक प्रशासन एक प्रैक्टिकल चीज है, इसमें लोगों को शासित किया जा रहा है, सिर्फ किताबी तौर पे बातें करके या टेक्स्ट करके इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो चुनौतियां थी, और ये चुनौतियां इतनी स्ट्रांग थी कि आने वाले 30 साल
लगभग 1970 तक जो है लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अपनी परम संकट अवस्था में था, है ना? तो ये हुई 4 चरणों की बात। अब हम बात करते हैं, देखिए, एक वो समय का प्रवाह है, प्रकृति का नियम है, अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, अच्छे के बाद फिर से बुरा और बुरे के बाद फिर से अच्छा। ठीक इसी तरह से जैसे एक व्हील घूमता है, देखिए, एक बार ग्राफ ऊपर जाता है, फिर ग्राफ नीचे आता है, फिर से ग्राफ ऊपर जाता है और फिर से ग्राफ नीचे आता है। तो प्रकृति का ये नियम जो है, यह लोक प्रशासन के विषय के रूप में स्थापना पे भी लागू होता है ना? तो पहले ग्राफ बहुत हाई था, वुड्रो विल्सन के सानिध्य में 40 साल चला, फिर ग्राफ थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ, 10 साल लोगों ने कहा नहीं, इसमें सिद्धांत डालिए, और फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ ग्राफ जब लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करना शुरू किया, और ग्राफ पूरी तरह से गिर गया आने वाले 30 सालों में, जब लोक प्रशासन एक विषय के रूप में संकट में पड़ गया। ठीक है, लेकिन देखिए, प्रकृति का नियम, संकट की अवस्था के बाद फिर से रीबर्थ, फिर से रिसाइकलिंग, और ये था लोक प्रशासन का 5वां चरण। 5वां चरण, जो कि आने वाले 20 साल में लोक प्रशासन से संबंधित आलोचनाएं होने की वजह से बहुत ही परिपक्व हो गया था, बहुत ही मैच्योर हो गया था। वो थिंकर जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक विषय के रूप में स्थापित करना चाहते थे, अब इन सब विचार मंथन अच्छा है कि नहीं है, पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है ना? ये इस विषय को जो है सिद्धांत इसमें लागू है। अब इन सब बातों पे चर्चा, विचार विमर्श करने की वजह से ये जो लोक प्रशासन के विद्वान थे, वो अंतर विषयी हो गए थे, और वो कहे बहुत हद तक वो परिपक्व हो गए थे। अंतर विषय ये रहे, अब उन्हें उस लोक प्रशासन की बारीक बातें, कि क्यों लोक प्रशासन आवश्यक है ना? और लोक प्रशासन का जीवन के दूसरे पहलुओं से क्या संबंध है ना? अगर इफ वी पीपल आर गेटिंग नाइसली गवर्न्ड, अगर हम अच्छे तरह से लोकतंत्र में रह रहे हैं भारत में, है ना? तो अगर शासन की सभी नीतियां हमारे फेवर में है, हमारे विकास के लिए है, तभी हम दूसरे बातों पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, है ना? तो अब की बार जो विद्वानों का समूह साथ में आया, उसने लोक प्रशासन विषय का जो महत्व है, उसे दूसरे विषयों से संबंधित किया, कि भाई लोक प्रशासन यानी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन लोक प्रशासन को पढ़कर हम एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा इसे दूसरे विषयों के साथ भी इसको मिला के इंसान के जो है विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं ना, मानव के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, हम हमारे नागरिकों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो अब इस टाइम पीरियड पे लोक प्रशासन के प्रति जो इनका रवैया था, वो कैसा था? वो था अंतर विषयी। कैसा रवैया था उनका? अंतर विषयी, क्रॉस। सो अंतर विषय यानी इस सब्जेक्ट का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे सब्जेक्ट का रिलेशन तीसरे सब्जेक्ट से, और देखा जाए तो ऑल सब्जेक्ट्स वेर कनेक्टेड टू ईच अदर, बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स वेर देयर फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर डेवलपमेंट ओनली, है ना? ये सब विषय हम क्यों पढ़ते हैं? हिंदी, मराठी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, क्यों? सो दैट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना? तो अब इस 5वें चरण में ये जो लोक प्रशासन का अध्ययन था, लोक प्रशासन को प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान थे, वो अंतर विषयी हो गए थे, और एक मेच्योर, एक परिपक्वता उनके इसमें आ गई थी। वो अपने सिद्धांतों को लेकर, लोक प्रशासन की परिभाषा, उसके क्षेत्र, उसके स्वरूप, उसके महत्व को लेकर बहुत ही क्लियर थे। और इस परिस्थिति में उन्होंने जो है वो क्रिटिक्स, चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना करना शुरू किया, और अंत के 6ठे चरण में, जो जिसकी शुरुआत हम 1991 से मानते हैं, क्या हुआ वहां से लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में मान्यता मिली, उसे अकादमिक, या कहा जाता है बौद्धिक, जो विषयों का संग्रह था उसमें एक स्थान मिला, है ना? तो वर्तमान में ये जो 6ठा चरण है, वह 1991 से शुरू हुआ। तो मैं जानती हूँ कि सिर्फ लेक्चर सुन के, या फिर सिर्फ जो शब्द, जो चरण मैं बता रही हूँ, वो सिर्फ सुन के जो है वो इतनी आसानी से तुरंत 1 मिनट में याद नहीं हो सकते। इसके लिए टेक्सचुअल रीडिंग बहुत जरूरी है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू people this thing available for your reading, so that you people can prepare for your examination also. But right now what is important, आप समझ ले कि किसी भी विषय को एक दिन में ख्याति नहीं मिलती है। कोई भी विषय जो है वो एक दिन में अपने आप को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर लेता है, उसे एक बहुत लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ता है, और लोक प्रशासन के साथ भी ये हुआ। तो लोक प्रशासन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसका जो विषय है, इसको एक विषय के रूप में इसको जो स्थान मिला, उसके लिए इसे 6 चरणों से गुजरना पड़ा, है ना? तो लोक प्रशासन का डेवलपमेंट, एवोल्यूशन ऑफ दिस डिसिप्लिन जो है, इट इज देयर विद
6 डिफरेंट स्टेप्स, सिर्फ 6 डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर। पहला जो चरण है वो 40 साल का, दूसरा चरण 10 साल का, तीसरा चरण 10 साल का, चौथा चरण 20, 20 और उसके बाद देखिए, तो परीक्षा में जब हम याद करते हैं, सो एज आई यूज्ड टू टीच हिस्ट्री आल्सो, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेंटेन अ timeline because it's really very difficult to recall all the years with perfection, है ना? So what is the shortest cut? First you try to recall all these things with a set of years। कि पहला जो लोक प्रशासन था, जो कि वुड्रो विल्सन से प्रभावित था, उनके विचारों से प्रभावित था, यह प्रारंभिक 40 वर्षों तक लोग जो है वो वुड्रो विल्सन से सहमत रहे। कितने वर्षों तक सहमत रहे? 40 वर्षों तक। उसके बाद आने वाले 10 साल उसी विषय में नए नए लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि सिर्फ लोक प्रशासन को जो है वो सिद्धांत रूप से पढ़, सिद्धांतों का इसमें समावेश होना बहुत जरूरी है ना। आप पब्लिक एडमिनिस्टर कर रहे हैं, आप लोगों को शासित कर रहे हैं, लेकिन लोगों को शासित करने के लिए भी कुछ सिद्धांत होने चाहिए, है ना? अगर सिद्धांत नहीं रहेंगे तो आप तानाशाह बन जाएंगे, आप डिक्टेटर बन जाएंगे, और फिर काहे का लोक प्रशासन, है ना? तो होपफुली इस छोटी सी चर्चा से आप कम से कम इस बात से अवगत हो गए कि ये जो एवोल्यूशन ऑफ दिस डिसिप्लिन, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट है, इसके 6 चरण है। इन 6 चरणों के अलग अलग नाम मैंने आपको बताए। पहला राजनीति प्रशासन द्वैत भाव, दूसरा प्रशासन के सिद्धांतों का काल, तीसरा चुनौतियों और आलोचनाओं का काल, चौथा स्वरूप की संकट अवस्था, पांचवा चरण अंतर विषयों और परिपक्वता का काल, और फाइनली वर्तमान लोक नीति, है ना? षष्टम चरण जो था वो वर्तमान लोक नीति का था, और उसके बाद जो है एक नए इसका शुभारंभ हुआ जिसे नव लोक प्रशासन कहा जाने लगा, है ना? तो इन 6 चरणों के बाद आज लोक प्रशासन विषय जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो लोक प्रशासन की नई व्याख्या हमारे साथ है, वो इट्स अ रिजल्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव प्रशासनवाद। तो होपफुली आज के यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3, है ना, इवोल्यूशन ऑफ दिस डिसिप्लिन, development of public administration is clear to you. So hopefully if you have any query, you can ask anytime. Okay, so I will try myself to make you people available this text। ये जो text है हमारा वो हिंदी विषय में या हिंदी माध्यम में मैं आपको उपलब्ध कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी, है ना? तो क्यों ना एक छोटा सा दोहराव दे रुकने से पहले। देखिए, हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर 1 के पहले पेपर की, जिसमें हमने पहला यूनिट हमारा डिस्कशन शुरू है। पहले यूनिट का पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो था लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र और महत्व। ठीक है, फिर हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था, वो था लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन और लोक प्रशासन को लेकर उनकी धारणाएं, है ना? आज की कक्षा में, आज की क्लास में, आज के गाइडेंस प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया है इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, कि लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में किस तरह से विकास हुआ है और आज उसकी क्या स्थिति है। तो आज उसकी क्या स्थिति है लोक प्रशासन की? आज हम सिर्फ लोक प्रशासन कह के नहीं रुकते, आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हमारे पास है नवलोक प्रशासन, है ना? और ये जो नवलोक प्रशासन है वह हमारे यूनिट नंबर 1 के मॉड्यूल 1 का 4th सब टॉपिक है, वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो होपफुली यू आर एंजॉयिंग द क्लास। So new public administration is there for our discussion. Now pay attention, new public administration. Okay, just a moment. Let me get that text. Yes. So I am back and now we are discussing नवीन लोक प्रबंधन या नवलोक प्रशासन। देखिए, यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 4 है नवलोक प्रशासन, है ना? तो नवलोक प्रशासन क्या है ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। अब आज क्या है? आज है नवलोक प्रशासन। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि लोक प्रशासन को नवीन टर्म में हमारे सामने प्रेजेंट करती है। तो लोक प्रशासन अब सिर्फ प्रशासन ना रहकर नवलोक प्रशासन जो है वो अनेक मानवीय मूल्यों से भरा हुआ हमें दिखता है। तो अगर हम समराइज्ड मैनर में नवलोक प्रशासन के बारे में चर्चा करें तो हमें कुछ विशेषताएं नजर आती है ना? तो कुछ विशेषताएं देखिए, प्रतिस्पर्धा का विकास और चयन। अब ये जो नवलोक प्रशासन है वो कहता है कि देयर शुड नॉट बी हायरकियल रूल। हायरकियल रूल यानी राजा का बेटा राजा या तानाशाह का बेटा तानाशाह,
है ना? या फिर नेता का बेटा नेता, ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन में कैसे होना चाहिए? प्रतिस्पर्धा का विकास और चयन किया जाना चाहिए। और आज नव प्रशासनवाद की प्रमुख विशेषता है कि आज चुनाव का आयोजन किया जाता है ना? तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और प्रतिस्पर्धा कहाँ देखी जाती है? जब चुनाव होते हैं। तो आप देखिए हर पॉइंट, क्या भारत उस पैमाने में बैठता है? क्या भारत में चुनाव होते हैं? क्या भारत में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का विकास होता है? और कंपटीशन में जो जीतता है वो सरकार बनाता है? तो जी हाँ, यस, है ना? अगर हम नव प्रशासन की दूसरी विशेषता देखें तो वह है उदारवाद। सी, इन आवर इंडिया वी आर हैविंग दैट लिबरल एटीट्यूड। पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, जेंडर, है ना, और एनी कल्चरल बैकग्राउंड, दे आर फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, they are free to cast their vote. We are experiencing universal adult franchisee. One person, one vote, one value. Am I right? तो हम लोग जो है उदारवाद, नवीन लोक प्रशासन की दूसरी विशेषता होती है उदारवाद। और लकीली भारत में हम ये भी कर रहे हैं। तीसरा, मितव्ययिता। मितव्ययिता यानी क्या? सी, इलेक्शन कमीशन इज देयर टू कंट्रोल ऑल द एक्सपेंडिचर्स, है ना? ये जो प्रशासन के नाम पे जो व्यय होता है ना, प्रशासन के नाम पे जो एक्सपेंडिचर होता है, इलेक्शन के नाम पे जो एक्सपेंडिचर रहता है, तो पहले लोक प्रशासन में सत्ता में आने के लिए सब कुछ जायज था, लेकिन आज आज उसे सीमित कर दिया गया है। देखिए, होपफुली यू नो, इलेक्शन कमीशन इज देयर टू कंट्रोल, टू बजट द इलेक्शन एंड पार्टीज हाउ मच दे स्पेंड। तो एक लिमिट होती है, उन्हें बताना होता है कि आप इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। सो नव लोक प्रशासन की एक विशेषता मितव्ययिता भी है। डेफिनेटली कार्यकुशलता और प्रभावशीलता भी नवीन लोक प्रशासन की जो है वो प्रमुख विशेषता है। नवीन लोक प्रशासन जो है वो नौकरशाही का विरोध करता है। नौकरशाही मीन्स व्हाट? सी, नौकरशाही आज की सत्यता है। किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अ सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसर्स भी है ना? तो वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ मीडिएटर बिटवीन कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और साधारण जनता के बीच में बहुत से मध्यस्थी होते हैं। और नौकरशाही है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट जिसकी सहायता से गवर्नमेंट अपना काम चला, ठीक है? अब ये जो नव लोक प्रबंध है, ये कहता है कि ये नौकरशाही नहीं होनी चाहिए। पब्लिक हैज टू दैट पावर टू अप्रोच द नीडेड थिंग डायरेक्टली, है ना? जो जनता को जिन चीजों का काम पड़ता है, वहां किसी भी प्रकार की मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता को जो है वो डायरेक्ट राइट्स मिलने चाहिए। तो यह भी एक नव लोक प्रशासन की विशेषता है। अब नव लोक प्रशासन कहता है कि नियमों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए ना। वॉट एवर ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, होपफुली आपको पता है, वी पीपल आर गेटिंग गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय रूलिंग पार्टी, है ना? हमें ऐसे लगता है कि हम पे कौन शासन कर रहा है? हम पे जो रूलिंग पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, आप किसी को भी ले सकते हैं, वो हम पे राज कर रही है। बट एक्चुअली सी, इट इज नॉट लाइक दैट। वी पीपल गेट गवर्न अकॉर्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? और कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इरेज, कोई भी आर्टिकल आप मिटा नहीं सकते। करेक्शंस आर वेलकम, करेक्शन कर सकते हैं। और अगर किसी आर्टिकल में करेक्शन किया जाता है तो वो अमेंडमेंट के रूप में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ जाता है, लेकिन पुराना मिटाया नहीं जाता है, सुधारित करके एक नई प्रति कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दी जाती है। तो हमारा नया लोक प्रबंध जो है, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहता है कि नियमों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रोफेशनल लोगों ने करना चाहिए, है ना? सो द पीपल हु आर हैविंग एक्सपीरियंस, हु आर हैविंग दैट पर्टिकुलर गट टू एडमिनिस्टर, दे ओनली नीड टू बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिनमें वो ताकत है, जिनमें वो मानसिकता है, शासक की मानसिकता है, जिन्हें उस चीज का अनुभव है, जो कि पेशेवर है मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्हीं के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन एक प्रयोगशाला बन के रह जाएगा। लेकिन क्या आप सामान्य जनता को प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करने के लिए डाल सकते हैं? नो, है ना? तो राजनीति या प्रशासन कोई प्रयोगशाला नहीं है जो किसी के भी हाथ में दे दिया जाए। इसे हमेशा जो है प्रोफेशनल्स या एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में दिया जाना चाहिए। तो नवीन लोक प्रशासन जो है वो पेशेवर प्रबंध के ऊपर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन कहता है कि सत्ता जो है वो एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना? हमने इससे पहले की क्लास में बात की थी कि अगर सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में है, तो पुराने समय में देखिए राजा के हाथ में सत्ता होती थी,
है ना। और अगर राजा जो है वो जनता के बारे में नहीं सोचता तो वो तानाशाह बन जाता था, डिक्टेटर बन जाता था, ठीक है। लेकिन अब ये जो लोक प्रशासन है, लाइक वी हैव एक्सपीरियंस, वी हैव एग्जांपल ऑफ इंडिया, जहां पे हम डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड, सत्ता का विकेंद्रीकरण है भारत में। देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रलाइजेशन इज देयर। अब ये क्या कहा मैंने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, देखिए भारत में आपको समझ में आएगा कि भारत सरकार जो है वो शासन तीन अंगों की मदद से चलाती है, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, है ना। तो ये पावर अलग अलग विषयों पे जो है काम को बांट दिया गया है। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो है वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और न्यायपालिका जो है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि कानून जो है उसका पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा है तो उसे उसके ऊपर जो है वो सजा देने की अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब ये तो था वर्टिकल अरेंजमेंट। अब हॉरिजॉन्टल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है गवर्नमेंट। सी, पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपनी पावर दी है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है शेयर की है लोकल गवर्नमेंट से, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायती राज। तो ये जो सिस्टम है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये है नव प्रशासन वाद, ये है नवीन लोक प्रबंध, ये है नवीन लोक प्रशासन, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, और भारत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फाइनली नवीन लोक प्रशासन के अंदर जनता की आवश्यकताओं, है ना, उनके प्राइवेट सेक्टर में जो उनका डेवलपमेंटल प्लान है उसको सपोर्ट करने की जो आवश्यकता है, वो नवीन लोक प्रशासन उस बात को जो है उस पे जोर देता है। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट है नवीन लोक प्रशासन, एक कच्चा कच्चा कुछ पॉइंट्स की सहायता से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। देखिए क्लास आज की क्लोज करने से पहले व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू, देखिए हमने क्या किया है, यूनिट नंबर 1 के 4 सब टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला सब टॉपिक था अर्थ, क्षेत्र, व्याप्ति और महत्व लोक प्रशासन के। दूसरा सब टॉपिक था वुड्रो विल्सन और उसकी लोक प्रशासन संबंधी विचारधारा। तीसरा टॉपिक जो हमने आज की क्लास में देखा वह था लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास, ठीक है। उसमें हमने 6-7 चरण देखे, और उसके बाद फाइनली आखिरी चरण के बाद आज लोक प्रशासन किस रूप में हमारे साथ है, तो वह है नवीन लोक प्रशासन, जिसकी चर्चा हमने की। तो होपफुली you people are enjoying our guidance program, and definitely you people will get more clear when you people will receive the text for the same. So as soon as possible we people are going to share the notes or the literature for these 4 discussed topic via medium. Okay, so thank you so much, see you in next class. प्लीज बी प्रिपेयर। हमारी अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा चैलेंज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, गुड गवर्नेंस, concept and application, and new public management. So definitely next class will be very important, and with that we will conclude our unit number 1. So I request you all to be a part of next class. Thank you so much, see you next. Thank you.